सो हे गाइस, आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया लेक्चर जिसमें हम लोग पीसीएम सीरीज का बच्चों मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर देख रहे हैं जो कि आपके एमएससी सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक अपन ने बहुत सारे वीडियोस कंप्लीट किए थे। ये वीडियोस बन रहे स्पेशली सेकंड अटेम्प्ट के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड करवा कर दिए थे और आज के इस वीडियो में भी हम लोग वही करने वाले हैं कि अपन बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो अब मैं मिनिमम 4-5 क्वेश्चन हर वीडियो में करवाता ताकि आप लोग है ना मिनिमम क्वेश्चन ज़्यादा ही बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, मतलब नॉलेज आप लोग को मिले, कंसेप्ट आप लोग को मिले। और अलग अलग क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सिमिलर टाइप के मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आप लोग को सेम टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आप लोग को वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और इसके अलावा अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चंस के अगर क्वेश्चन बैंक्स के पीडीएफ चाहिए फॉर प्रैक्टिस तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना सर पीडीएफ कमेंट कर दोगे तो ही समझ में आ जाएगा और मैं आप लोग के लिए पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि जेआर कॉलेज वाले टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नौशाद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, चलो मैं ले चलता हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अब तक देख लिए हैं, लेकिन अब चलने वाले हैं हम लोग एक और नए लेक्चर पर, तो हमें और क्वेश्चन देखने होंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इफ इंटीग्रल ऑफ tan raised to 4x dx is equals to a tan cube x plus b tan x plus cx plus k where k is the constant of integration then the value of a minus b plus c। क्या होगा a minus b plus c का? तो हमें सबसे पहले इसे इंटीग्रेट करना है और उसके बाद हम लोग को देखना है क्या क्या वैल्यूज मिल रही हैं। सॉल्व करने के मल्टीपल वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं। मैं आप लोग को इजीएस्ट मेथड सिखाने वाला हूँ। आप लोग ये मेथड अप्लाई करोगे तो जल्दी हो जाएगा। जब भी tan raised to 4x दिखाई देना तो याद रखना है इसमें से एक स्क्वायर को अलग करना होता है, यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स रेज टू 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे लिखना ज़्यादा ईजी होता है, सही होता है मेरे हिसाब से। अब इसे मैं वैसे ही रखता हूँ। इस एक tan को कन्वर्ट कर लेना है सेक में। तो tan स्क्वायर थीटा जो होता है, अगर आप लोग को याद होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस कंसेप्ट का अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स -1 और यहाँ पर dx कर दूंगा। अब tan स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और उसी के साथ मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन को भी बांट दूंगा। सो अब होगा क्या, यहाँ पर मिलेगा tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सही है। यहाँ पर dx आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर dx आ जाएगा। ये बराबर सॉर्टेड है, इसे भी आप लोग को चेंज करना होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स को वैसे ही रखता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स को वैसे ही रखता हूँ, dx को मैं फिलहाल वैसे ही रख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स है ना, इसे मैं वापस से सेक स्क्वायर एक्स -1 लिखूंगा। तो सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख दिया और यहाँ पे लगा दिया dx। मैं बहुत ही सॉर्टेड फॉर्म में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप लोग को समझेगा मैं ऐसे ही क्यों कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर पहला टर्म क्या है, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। आगे चलता हूँ, इसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स है और इंटीग्रेशन में बांट दूंगा -1 के पास, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इस तरीके से हो जाएगा। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के लिए फॉर फर्स्ट इंटीग्रल को देखना है। फर्स्ट इंटीग्रल वाला जो वैल्यू है ये वाला पार्ट, इसके अंदर मैं पुट करूंगा tan x को t पुट कर लूंगा। tan x जैसे ही t होगा ना तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स dx जो होगा वो dt हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स dx है, इसलिए मैं ऐसे एडजस्ट कर रहा था। सो यहाँ पर मुझे tan स्क्वायर एक्स को t पुट करना है, तो tan x को t पुट करना है, tan स्क्वायर एक्स t स्क्वायर हो जाएगा और dx सेक स्क्वायर एक्स dx को मुझे dt पुट करना है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये फर्स्ट टर्म में करना है, बाकी सबको वैसे के वैसे ही रखो। अब देखो इतना सॉर्टिंग करने के बाद आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाने वाला अब करना क्या है। सो टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो t³ हो जाता है, सही है। सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो tan x होता है और 1 का जो इंटीग्रल होता है 1 ही होता है ना। गलत जवाब, 1 का इंटीग्रल होता है x। और फाइनली यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मिलती है जो कि c हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इंटीग्रेट करते हो। एक फाइनल चीज, जो t आपने पुट किया तो उसे रीसब्स्टिट्यूट कर दो। सो i जो होगा वो tan³ x हो जाएगा अपॉन में 3 tan x प्लस x प्लस c। अब देखा जाए तो i आपने कैसे कंसीडर किया था, i कंसीडर किया था इंटीग्रल ऑफ tan raised to 4x। तो जहां पर भी i लिखा हुआ ना उसे मैं इंटीग्रल ऑफ tan raised to 4x लिख देता हूँ और dx लगा देता हूँ। अब इसे कंपेयर करते हैं हमारे गिवन क्वेश्चन के साथ। तो जब मैं कंपेयर करूंगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan raised to 4x है, dx है,
इक्वल टू क्या है, a tan क्यूब x है, उसके बाद क्या है प्लस b tan x है, b tan x है, प्लस क्या है सी एक्स है और प्लस के है। तो जब मैं कंपेयर कर पा रहा हूँगा तो देखो सारी चीज़ें कंपेयर हो रही हैं। ए की जो वैल्यू मिलेगी मुझे 1/3 मिल जाएगी, बी जो मुझे मिलेगा वो -1 मिलेगा, सी जो मुझे मिलेगा वो 1 मिलेगा, और के की जो वैल्यू हो जाएगी वो सी हो जाएगी। कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाएगा। अब यहाँ पे ये तीन वैल्यूज को अपन देखते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। सो a इज वॉट 1/3, यहाँ पर डायरेक्टली 1/3 पुट कर दूंगा, माइनस b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 1 है। सो 1/3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे मिलेगा 6/3 और फाइनली हमें मिल जाएगा 6 + 1 7/3। अब हम लोग को जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी है a माइनस बी प्लस सी, जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। ऑप्शन नंबर ए के साथ कहूँ तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, यही आप लोग का आंसर है। तो ये था एकदम आसान सा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आप लोग बड़े ही आराम से कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चंस और भी दिखा सकता हूँ। ये समझ में आ गया आप लोग कैसे ट्राई करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग को मैं एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कि आप लोग को लाइन एंड प्लेन चैप्टर में से है। अब आप लोगों को कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है आप लोग का। अब देखो क्या बोला गया, इफ लाइन x माइनस 3/1 इक्वल टू y माइनस 2/1 इक्वल टू z माइनस 5/1 माइनस के, और दूसरा लाइन ये दिया हुआ है आर कोप्लानर। तो जो कोप्लानर लाइन होती है ना, कोप्लानर लाइंस का जो इक्वेशन होता है वो याद रखना, एक कंडीशन होता है। क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। यहाँ पर a1 b1 c1 और यहाँ पर a2 b2 c2, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। क्या ये बात आप लोगों को पता है? अच्छा एक और चीज़, x2 माइनस x1 जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है उस चीज़ को ध्यान में रखना, वहाँ पर वैल्यूज को चेंज भी किया जा सकता है। अब वो कैसे चेंज होता है, जैसे आप लोग x2 माइनस x1 रखे परफेक्ट है, बस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एरर होने के चांसेस, इसलिए x2 माइनस x1 ही रखो। अब हमें सारी वैल्यूज को ढूंढना होगा। सो अगर मैं इसे कंपेयर कर पाऊंगा तो x माइनस x1 अपॉन में a1, तो यहाँ पर मुझे x1 जो मिल रहा है वो 3 मिल रहा है, y1 जो मुझे मिल रहा है वो 2 और z1 मुझे जो मिल रहा है वो 5 मिल रहा है। उसी तरीके से x2 में देखूंगा तो मुझे 4 मिल रहा है, y2 में देख पा रहा हूँ 3 और z2 मुझे मिल रहा है 3, वो भी 3 मिल रहा है। अब अगला स्टेप होगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालने का। सो a1 जो मेरे पास है 1, b1 भी है 1 और c1 मेरे पास कितना है बच्चों, माइनस के। उसी तरीके से a2 मेरे पास है k, b2 मेरे पास कितना है 1 और c2 मेरे पास कितना है 2 है। अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। अब x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या बनेगी, सो x2 मेरे पास 4 है, x1 मेरे पास 3, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, सही है। y2 माइनस y1 क्या बनेगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, और z2 माइनस z1 3 माइनस 5 हो जाएगा। देखो कितना फटाफट कर लिया। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 1 1 1 1 माइनस के और k 1 2 k 1 और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर देना और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वही हमारा आंसर होगा। चलो सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 3 करूंगा तो मुझे मिलता है 1, 3 माइनस 2 b1 और यहाँ मिल जाएगा मुझे -2, 1 1 माइनस के और k 1 और 2। अब ये डिटरमिनेंट सबको सॉल्व करने आता है। अगर मैं इजीएस्ट मेथड सिखाऊं तो सबसे पहले 1 को पकड़ेंगे, उसका डिटरमिनेंट बनेगा 1 माइनस के 1 2। ये बहुत इजीली करवा रहा हूँ, बहुत स्टेप ले रहा हूँ। 1 लूंगा तो माइनस सिंबल आएगा, 1 माइनस के और 2। उसके बाद -2 लूंगा, सो यहाँ पर क्या आएगा 1 1 के 1। देखो आप लोग को पता होना चाहिए, जब भी मिडिल टर्म लेते हैं तो मिडिल टर्म के आगे हमेशा माइनस आता है, लास्ट टर्म वाले पे प्लस आता है, लेकिन वो पहले से ही माइनस, इसलिए मैंने -2 लिखा हुआ है। अब इसे सॉल्व कर दो, सो 2 1 ज़ा 2, बीच में माइनस, 1 इंटू माइनस के का प्लस के हो जाएगा। सो 2 1 ज़ा 2, के इंटू के करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पर -2, 1 इंटू 1 के 1 ज़ा के हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के आ जाएगा। देखो यहाँ पर दो जगह मैंने बीच में प्लस क्यों लिखा हुआ है, देखो होता क्या है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 2 मिलता है, बीच में आता है माइनस, 1 इंटू माइनस के करोगे तो माइनस के आएगा, और ये माइनस प्लस के हो जाता है, इसलिए मैंने स्टेप को रिड्यूस करने के लिए एक साथ ही लिख दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व ही तो करना है, तो देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस के मिलेगा, -2 और यहाँ पर मिलेगा माइनस के का स्क्वायर, यहाँ पर -2 प्लस 2k, और इस तरीके से मुझे वैल्यू मिल गई। ये -2 प्लस 2 को अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कुछ तो भी दिख रहा होगा, जैसे उठा के मैं वहाँ पर लेके जाता हूँ। सो यहाँ पर देखो के स्क्वायर उससे जाएगा तो प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर -2 को मैं साइड में करके लेके जाता हूँ, +2 हो जाएगा, इक्वल टू इक्वेशन +2 हो गया।
+2 और +1 कितना हो जाएगा प्लस के, और यहाँ पर करूँगा तो -3k हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है और इसे सॉल्व करना। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना, पहला सिंबल है माइनस, माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, प्लस करने पे हमें 3 मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 2, तो 2 1 2 आ जाएगा। सो k -2k -1k +2 = 0। इन दोनों में अगर k कॉमन निकालूंगा तो बचेगा k -2, इन दोनों में -1 कॉमन निकालूंगा तो बचेगा k -2, और इसे सॉल्व करोगे तो k की एक वैल्यू मिलेगी 1 और k की एक वैल्यू मिलेगी 2। अब स्टेप बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा दूं, 2 ब्रैकेट्स मिलेंगे k -2 और k -1 का, और फाइनली जो मुझे वैल्यू मिलेगी k = 2 और k = 1 मुझे मिली। अब इसके साथ मैच होने वाला हम लोग आंसर देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी आ रहा है, बहुत इजीली इसका आंसर अपने निकाल लिया, बढ़िया क्वेश्चन था। देखो ऐसे डील किया जाता है ऐसे क्वेश्चन के साथ, बस आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि कोप्लानर वेक्टर में होता क्या है, सॉरी कोप्लानर लाइंस में होता क्या है। तो कोप्लानर लाइंस जो होती है उनका डिटरमिनेंट जो अपन निकालते हैं वो 0 आता है, ये याद रखना। अब याद रहेगा ये चीज, चलो ठीक है, बढ़िया था। अब आगे ले चलता हूँ एक और क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन का। ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का एक प्यारा सा सवाल है जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया, हमें इसे इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्टली आप लोग क्या करें वाले, मैं स्टेप बचाने के लिए x - x1 इसे x - 2 लिखता हूँ, इसे मैं a/x-1 और प्लस b/x-2 के टर्म में लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर होता क्या पता है आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और हमें a और b की वैल्यू निकालनी होती है। सो a × x-2 प्लस b × x-1 और नीचे मिलेगा x-1 x-2। दोनों से डिनोमिनेटर को अगर मैं कैंसिल करता हूँ, सो x की जो वैल्यू मिलेगी a × x-2 मिल जाएगा प्लस b × x-1 मिल जाएगा। इसे पकड़ता हूँ इक्वेशन 1, इसे पकड़ता हूँ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में आ जाओ, देखो a के नीचे क्या है x-1, तो जब a फाइंड आउट करना होगा तो x-1 को 0 पुट करेंगे। सो दैट मैं पुट करता हूँ x-1 = 0। इसका मतलब क्या, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये पुट करना। सो 1 पुट किया, a वैसे रखा, x की वैल्यू 1 -2, और यहाँ पे जैसे ही आप लोग b × x-1 क्या पुट करें 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और b × 0 0 ही तो होता है। सो यहाँ पर क्या बचेगा a × -1, और फाइनली ये तो 0 हो गया, ये तो गायब है। -1 को डिवीजन में लेके आ जाऊंगा तो a की वैल्यू हमें मिलेगी -1। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, -1 मिल जाएगा। अब जैसे अपन यहाँ पे आता है, अब b के नीचे क्या x-2 है, तो पुट करता हूँ x-2 = 0, यानी कि x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ। तो 2 पुट करते हैं तो 2 वैसे ही a × ये 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, और b × 2 - 1 मिलेगा। तो ये टर्म तो गायब ही होने वाला है, और b × 2 - 1 b की वैल्यू मिल जाएगी 2। सो नाउ वी आर हैविंग a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2। तो जहां पर भी x/x-1 है और x-2 है, वहां पर मैं लिख सकता हूं a/x-1 यानी कि -1/x-1, और b/x-2 यानी कि 2/x-2 लिख सकता हूं। तो ये बात मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गई। क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन निकालना है। सो इसे इंटीग्रेट कर दूंगा मैं यहां पर, और इंटीग्रेट करना बड़ा ईजी है, देखो ध्यान देना। तो यहाँ पर जो मेरा इंटीग्रेशन बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये इसका बनेगा और इसका ही, मतलब इन दोनों का इंटीग्रेशन बनेगा। सो -1/x-1 dx प्लस 2/x+1 dx। तो दोनों को इंटीग्रेट ही तो करना है, और इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। देखो माइनस को मैं अगर साइड में कर देता हूँ, 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाता है, तो log of x-1 आ जाएगा। सिमिलरली 2 को साइड में कर देता हूँ, 1/x-2 का क्या हो जाएगा, log of x-2, और यहाँ पर प्लस c आ जाएगा, फिर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो इसके साथ मैच होने वाला ऑप्शन कहीं पर भी आप लोग को दिख रहा नहीं है, लेकिन कुछ स्टेप्स लेंगे तो आंसर मैच कर जाएगा। यहाँ पे लॉग लगाना मैं रह गया, फिर लॉग लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लॉग लिख देता हूँ। अब हुआ क्या, देखो लॉग का एक रूल है, अगर ऐसा लिखा हुआ है m log x लिखा हुआ है, तो इसे आप लिख सकते हैं log of x to the power m, और वही कंसेप्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसे लिख सकते हैं log of x-2 का स्क्वायर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आ जाओ, ये माइनस log x को यहाँ पर कर, log of x-1 को यहाँ पे कर देता हूँ, प्लस c को यहीं पे रखता हूँ। log का एक और रूल आप लोगों को पता होना चाहिए, जब दो log के टर्म्स होंगे, log of m माइनस log of n, दोनों डिविजन माइनस में होंगे, और माइनस क्या बोलता है, दोनों को डिवीजन में ले लो। वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ, क्या हो जाएगा, log of x-2 का स्क्वायर अपॉन में x-1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्लस सी आ गया। और फाइनली आप लोग इसे अच्छे तरीके से लिखना चाहते तो लिख सकते हो, क्या कर दोगे, x-2 ऊपर में स्क्वायर अपॉन में x-1 और यहाँ पे प्लस सी, इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हो। अब इसे मैच करने वाला ऑप्शन आप लोग ढूंढ लो, कहाँ पर x-2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर x-1 का स्क्वायर है, यहाँ पर x-2 का स्क्वायर है। तो इसके साथ मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। समझा कैसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, बस आप लोग को टाइप्स वगैरह ध्यान में होने चाहिए। और टाइप्स क्या है, बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ही तो है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे मेरे पास एक और प्यारा सा सवाल है जो कि आप लोग को ना बच्चों बेस थ्योरम को एक्सप्लेन कर कर देगा, जो कि मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूं, एक सेकेंड। ओके, सो बेस थ्योरम को अभी आप लोग को एक्सप्लेन करा कर देगा, एक सेकेंड है बच्चों। ओके, सो बेस थ्योरम को भी एक्सप्लेन करा कर देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब वो क्वेश्चन है कि एक्चुअल में आप लोग को पता है, देखो सबसे पहली बात बेस थ्योरम जो आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी कोई भी प्रोबेबिलिटी आप लोग को दी रहेगी उसके ऊपर होता है, और वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड। इसमें दो तीन चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप लोग को पता होना चाहिए, इसके अलावा आप लोग को इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में पता होना चाहिए, इसके अलावा आप लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बारे में पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कैसे निकालना अगर ए दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का ब्रैकेट के ऊपर डैश दिया हो तो कैसे निकालना है। तो ये सारे कंसेप्ट अगर आप लोग को सीखने हैं तो आप लोग ना हमारे लेक्चर वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। सो आप क्या करेंगे, अपन डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। मीनवाइल फाइल लोड हो रहा है, आप लोग प्रीवियस वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से जरा देख लो, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके पहले वाला को प्लानर वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कई बार, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोग को और भी कुछ चीजें बता देता हूँ। एग्जाम में आप लोग को अगर टाइम मैनेजमेंट करना है ठीक तरीके से, तो आप लोग कैसे करोगे पता है, आप लोग है ना अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है कि एटलीस्ट मतलब कम से कम एक क्वेश्चन को मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के ऊपर नहीं देना, क्योंकि बच्चों 45 सेकंड का टाइमिंग आपके पास अप्रोक्सीमेट होता है, और उससे ज्यादा आप लोग है ना 1 मिनट के ऊपर नहीं देना। 1 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में टाइम दे तो आप लोग के साथ गड़बड़ हो सकता है। चलो फिर फटाफट से बेस थ्योरम वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कहा गया है। सो देखो बोला हुआ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दिया गया, इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में हमें बताया गया, इसे अंडरलाइन करके रखते हैं, काम आएगा अभी। जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दी गई है अपने को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया गया, 2/5 दे दिया गया है, और क्या दे दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे दिया गया है 11/20। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन दैट बी इज ऑलरेडी बीन ऑकर। तो इसके लिए आप लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन दैट बी इज ऑलरेडी बीन ऑकर वाला फंडा आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है, देखो इसका एक फॉर आप लोग याद करो, ए डैश गिवन दैट बी इज ऑलरेडी बीन ऑकर, तो ये लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन डैश ए पर तो ए डैश अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है, इसे इक्वेशन 1 पकड़ के रख लेता हूँ। मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी नहीं है, बट आ जाओ एक और चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसके लिए इक्वेशन 1 डालने के पहले क्वेश्चन में क्या बोला, ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट तो ऑब्वियसली ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट ही होंगे, और इंडिपेंडेंट इवन में क्या होता है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को अपन मल्टीप्लाई में लिखते हैं, सो ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन दैट बी इज ऑलरेडी बीन ऑकर जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश के बराबर होगा। सो हम लोग को निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ही निकालना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कैसे मिलेगा, चलो अब क्वेश्चन में दिया क्या वो देखते हैं। हमें दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया गया, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप लोग को याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगेन सेम कंसेप्ट, ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में होता क्या है, अपन टर्म्स को वैसे ही मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब इसके बाद का स्टेप देखो, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है कितनी है, 11/20 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास अभी फिलहाल में नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास है कितना बच्चों, 2/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगेन मेरे पास नहीं, और बी मेरे पास कितना है, 2/5। सो देखो इसे सॉल्व करना बहुत सिंपल है, ये 2/5 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो 11/20 माइनस 2/5 हो जाएगा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 2/5 हो जाएगा। देखो इसे सॉल्व करते हैं, आप लोग चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर बेस भी सेम कर सकते हो। वो कैसे, 4 से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 11 माइनस 2 4 8 अपॉन में 20 हो जाएगा, सही है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में 5। अब आगे आ जाओ, 8 माइनस 11 करेंगे, 11 माइनस 8 करेंगे तो मिलेगा 3/20, और यहाँ पर 5a माइनस 3 कितना मिलेगा, 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन में कितना मिल जाएगा, 5। अब देखो बहुत सिंपल है, 5 1 5 4 3 1 3 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a जो मुझे मिला हुआ है वो 1/4 मिला हुआ है,
समझ में आया? सिंप्लीफिकेशन और कुछ भी नहीं है, बट मुझे चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब कॉमन कंसेप्ट पता आप लोग को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश जो होता है वो 1 होता है, पता है कि नहीं पता है? तो उसी हिसाब से अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, मैं कहूँगा ये टर्म को उठा के लेके जाके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा? इस तरीके से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये तरीके से मेरा आंसर निकल आएगा। तो यही कंसेप्ट आप लोग को यहाँ पर यूज करना है। अब लगा दो फटाफट से, सॉल्यूशन निकालो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 - 1/4, और सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 3/4। ठीक है, अब आप लोग को आंसर मिल चुका हुआ। डायरेक्टली 3/4 यहाँ पर पुट करो, और 3/4 हमें देखना है कौन से इसमें से इक्वेशन का रूट बन रहा है। लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन एक एक करके अपन चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन को अगर नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलो, 4x² - 7x + 3, हमारा आंसर 3/4 आना चाहिए। अब कौन से इसका रूट बन रहा है? 4x² - 7x + 3, उसे देखते हैं। 4x² - 7x + 3 = 0 दिया गया। तो जो हमारा आंसर आया ना 3/4, उसको डायरेक्टली इसमें पुट करके देखने का। तो जैसे पुट करोगे तो 4 × 3/4 का स्क्वायर -7 × 3/4 + 3। 3/4 देखो इधर पे कैंसिल करूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 × 16, 7 × 3/4 + 3, 4 4 कैंसिल, यहाँ पर बेस सेम है, 7 3 21, 9 - 21/4 + 3। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे, मुझे मिलेगा यहाँ पे 12 विद नेगेटिव साइन, 4 1 4 3 +3, और -3 + 3 होता है 0। तो पहले ही इक्वेशन में हमें रूट मिल चुका हुआ है। रूट कैसे पता करते? जो भी आंसर है उसे अपने को इक्वेशन में पुट करना होता है। अगर 0 वाला तो आंसर है, तो पहले वाले में मुझे 0 मिल रहा है, पहला वाला आंसर हो सकता है। लेकिन सेकंड पे आते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया? 4 × x², x की वैल्यू कितनी है भाई? 3/4 का स्क्वायर प्लस 7x + 3, इसमें पुट करके देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, सो 9/4 4 कैंसिल 4, 7 × 3/4 यहाँ पर भी पुट किया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21/4 और +3। अब एडिशन करोगे तो कहीं से भी 0 नहीं होने वाला है, समझ में आ गया? सेम इसमें पुट करके देखते हैं, अगर ये हो गया तो ये भी कर सकते हैं अपन। तो सेकंड वाला तो ऑप्शन नहीं बन रहा है। थर्ड वाले ऑप्शन में आते हैं, तो 4 × 3/4 का स्क्वायर -3 × 3/4, और यहाँ पर क्या है -7, इसे सिंप्लीफाई करता है। सो जब करूंगा स्क्वायर तो 9 4 4 कैंसिल, /4 9/4 +7 सॉरी -7 है। सो यहाँ पे माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा -7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं बन रहा है। और फोर्थ ऑप्शन भी आप लोग चेक कर सकते हो सेम तरीके से। क्या दिया हुआ है? 6 × x² यानी कि 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। 5 × 3/4 हो जाएगा और +1। तो 6 × 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 3 15, 15/4 +1। यहाँ पर अगर कैंसिल करूँ 3, यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 3 27, 15 30/8 +1। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे मुझे मिलेगा -3/8 +1, और इसे सिंप्लीफाई करो, कहीं से भी 0 नहीं होने वाला। तो मुझे ये समझ में है मेरे चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए सिर्फ मेरे आंसर को मैच कर रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो 3/4 जो रूट बन रहा है वो इक्वेशन 1 का ही रूट बन रहा है। तो रूट कैसे पता लगाया जाता है? जो भी आंसर आ रहा है वो x की वैल्यू से बस आप लोग को रिप्लेस करना और चेक करना है वो इक्वल टू 0 आ रहा है क्या। अगर 0 आ रहा है मतलब रूट है, और 0 नहीं आ रहा है मतलब रूट नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिया हुआ। ऐसे 4 क्वेश्चन मैंने आज इस लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन करे हुए हैं, और चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग को इन्हीं चारों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस को आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अगर आपके मन में कोई डाउट कोई दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। इसके अलावा अगर आप लोग को मल्टीपल क्वेश्चंस चाहिए होंगे प्रैक्टिस करने के लिए तो आप लोग बस PDF कमेंट कर देना, और या फिर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मैसेज कर देना कि सर और क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दो प्लीज, तो मैं आप लोग को वहां पर भी ढेर सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।